हे दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसी रहस्यमय कब्र या कहें कि एक ऐसे रहस्यमय तहखाने की है जिसमें आज से तकरीबन 200 साल पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनका एक्सप्लेनेशन आज भी किसी के पास नहीं है। हालांकि इस घटना को आज बीते हुए तकरीबन 200 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मगर आज भी लोगों को ये कहानी, ये वाकया हैरान करता है। तो बिना किसी देरी के आज की अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1807 से। अब उस समय जिस तरह हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उसी तरह दुनिया के और भी कई देश अंग्रेज़ों के गुलाम थे और इन्हीं गुलाम देशों में से एक देश था बारबाडोस। बारबाडोस उन देशों में से एक देश है जिन्हें मिलाकर आज वेस्ट इंडीज़ बना है। अब क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था और वहाँ की हर चीज़ों पर अंग्रेज़ों का पूरा कंट्रोल था, तो इंग्लैंड से कई सारे अंग्रेज़ अपने पूरे परिवार के साथ बारबाडोस में ही बस गए थे और इन्हीं परिवारों में से एक परिवार था द चेस परिवार। इस चेस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था थॉमस चेस और वो ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे। कर्नल थॉमस चेस जो थे वो पूरे बारबाडोस में काफ़ी फेमस थे, या कहें कि वो काफ़ी बदनाम थे। और वो बदनाम इसलिए थे क्योंकि वो बारबाडोस के लोगों पर, जो वहाँ के मूल निवासी थे और जिन लोगों को वो अपना गुलाम बनाकर रखते थे, उनके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे। उनसे कई कई घंटों तक काम करवाना, उन्हें कोड़े मारना, उन्हें गालियाँ देना, ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत ही आम मानी जाती थी। और इसीलिए वहाँ के जो लोकल्स थे वो उनसे बेतिहा नफरत करते थे और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था। अब उस समय बारबाडोस में एक प्रचलन सा था, या कहें कि एक प्रथा सी चलती थी कि जो भी शख्स वहाँ पर बहुत रईस और पैसे वाला होता था, तो वो वहाँ के किसी फेमस सिमेट्री में, यानी कि वहाँ के किसी फेमस कब्रिस्तान में एक परमानेंट कब्र खरीद लेता था, ताकि जब भी उसके परिवार का कोई शख्स या उसके खास रिलेशन में कोई मरे तो उन लोगों के ताबूतों को उस कब्र में दफनाया जा सके। और ये कब्र बाकी कब्रों की तरह कोई नॉर्मल कब्र नहीं होती थी, बल्कि ज़मीन के अंदर पूरा एक तहखाना टाइप होता था। तो कर्नल थॉमस चेस जो थे वो भी बहुत रईस और पैसे वाले थे, तो वो भी साल 1807 में बारबाडोस के ओस्टिन इलाके में एक कब्र खरीदते हैं और उसका नाम रखते हैं द चेस पॉइंट। ये कब्र क्राइस्ट चर्च पैरिश चर्च के बगल में जो सिमेट्री थी वहाँ पर मौजूद थी, और ये कब्र ज़मीन के नीचे 3.7 मीटर गहरी और 2 मीटर चौड़ी थी। अब ये जो कब्र थी, या कहें कि ये जो तहखाना था, इसकी एक अलग कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब कर्नल थॉमस चेस जब ये कब्र खरीदते हैं तो उस वक्त उस कब्र के अंदर पहले से ही एक लकड़ी का ताबूत मौजूद था, और वो ताबूत थॉमसिना गोडार्ड नाम की एक औरत का था जो कि उसी परिवार से बिलोंग करती थी जिससे कि कर्नल थॉमस चेस ने वो कब्र खरीदी थी। कर्नल थॉमस चेस ने जब वो कब्र खरीदी तो उससे बस 3-4 महीने पहले ही थॉमसिना गोडार्ड के ताबूत को उस कब्र में दफनाया गया था। अब ये हो सकता है कि जब थॉमस चेस ने उस परिवार से उस कब्र को खरीदा हो तो उन्होंने ये शर्त रखी हो कि मिसेस थॉमसिना गोडार्ड के ताबूत को उस कब्र से ना हटाया जाए, और शायद इसीलिए थॉमस चेस ने जब वो कब्र खरीदी तो उन्होंने मिसेस थॉमसिना गोडार्ड के ताबूत को उसी कब्र में रहने दिया। अब कुछ समय बीतता है और उस कब्र को खरीदने के कुछ महीनों बाद ही फरवरी 1808 में थॉमस चेस की एक 2 साल की बेटी मैरी एन चेस की मौत हो जाती है। मौत के बाद मैरी के शरीर को एक लेड के ताबूत में रखा जाता है। लेड जो है वो दरअसल एक मेटल होता है जिसका बना ताबूत लकड़ी के ताबूत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत और हैवी होता है। पुराने ज़माने में लेड से बने ताबूतों का इस्तेमाल ज़्यादातर वो लोग करते थे जो बहुत रईस और पैसे वाले होते थे, क्योंकि एक तो ये ताबूत लकड़ी के ताबूत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगे होते थे, और दूसरा कि इसमें रखी गई डेड बॉडीज़ का डिकम्पोजिशन काफ़ी धीमे होता था और बॉडीज़ काफ़ी लंबे समय के लिए प्रिजर्व रहती थी। अब कर्नल थॉमस चेस जो थे वो भी बहुत रईस और पैसे वाले थे, तो वो भी अपनी बेटी मैरी के लिए एक लेड का ही ताबूत बनवाते हैं और फिर उसके शरीर को उस ताबूत में रखकर उसे उस कब्र के पास लाया जाता है जिसे उन्होंने खरीदा था। उस कब्र के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले 6-7 लोग मिलकर उस कब्र के ऊपर का पत्थर हटाते हैं, जिसका कि वजन तकरीबन 500 किलो से भी ऊपर का था, और फिर मैरी के ताबूत को नीचे उस कब्र में जहाँ थॉमसिना गोडार्ड का लकड़ी का ताबूत रखा गया था उसी के बगल में रख दिया जाता है और उस कब्र के पत्थर को वापस से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद तकरीबन 4 साल और बीतते हैं और जुलाई 1812 में थॉमस चेस की एक और 12 साल की बेटी डॉर्कस चेस की भी मौत हो जाती है।
मौत के बाद डॉर्कस के शरीर को भी एक लेड के ताबूत में रखा जाता है और फिर उसे भी उस कब्र के पास लाया जाता है जहां 4 साल पहले उसकी छोटी बहन को दफनाया गया था। और फिर सेम प्रोसेस होती है। फिर से 6-7 लोग मिलकर उस कब्र के पत्थर को हटाते हैं। फिर डॉर्कस के ताबूत को नीचे उस कब्र में ले जाया जाता है और फिर उसके ताबूत को भी उसकी छोटी बहन मैरी और थॉमसिना गोडार्ड के ताबूत के साथ रख दिया जाता है और उस कब्र के पत्थर को वापस से बंद कर दिया जाता है। उस कब्र में अब कुल 3 ताबूत हो चुके थे। एक थॉमस चेस की छोटी बेटी मैरी एन चेस का ताबूत, एक उसकी बड़ी बहन डॉर्कस चेस का ताबूत और एक मिसेस थॉमसिना गोडार्ड का लकड़ी का ताबूत जो कि पहले से ही उस कब्र में मौजूद था। डॉर्कस को मरे हुए बस 1 महीना ही और बीतता है कि फिर से उस परिवार के एक और सदस्य की मौत हो जाती है और इस बार मरने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि खुद चेस परिवार के मुखिया कर्नल थॉमस चेस थे। उस परिवार में अब एक के बाद एक लोग मरने लगे थे और ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस चेस परिवार में मौत की झड़ियां लग गई हो। कर्नल थॉमस चेस के मौत की खबर जैसे ही वहां के लोगों को लगती है तो लोगों की एक बड़ी भीड़ उनके उस अंतिम क्रिया में शामिल होती है। थॉमस चेस के शरीर को भी एक मजबूत लेड के ताबूत में रखा जाता है और फिर उन्हें भी उस कब्र के पास लाया जाता है। कर्नल थॉमस चेस जो थे वो एक जवान, हट्टे कट्टे और भारी भरकम शरीर वाले थे और ऊपर से जो उनका लेड का ताबूत था वो भी बहुत भारी था। तो उन दोनों को मिलाकर थॉमस चेस के कॉफिन का जो कुल वजन था वो तकरीबन 109 किलो का हो गया था, जिसे उठाने के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ी थी। तो थॉमस चेस के ताबूत को भी उसी कब्र के पास लाया जाता है, मगर जब उन्हें दफनाने के लिए उस कब्र का पत्थर हटाया जाता है और लोग नीचे जाते हैं तो उस कब्र के अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि जो ताबूत पहले से उस कब्र में मौजूद थे वो अपनी जगह पर नहीं है। वो देखते हैं कि थॉमस चेस की 2 साल की बेटी मैरी एन चेस का ताबूत उस कब्र के पीछे वाली दीवार से लगकर उल्टा खड़ा है और डॉर्कस चेस और थॉमसिना गोडार्ड के ताबूत भी उस कब्र के अलग अलग कोने में पड़े हैं। ये देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं, पर फिर वो लोग उन ताबूतों को वहां से उठाकर उन्हें वापस अपनी जगह पर जहां पर वो पहले रखे गए थे वहां पर रख देते हैं और फिर थॉमस चेस के ताबूत को भी उसी कब्र में रख दिया जाता है और उस कब्र के पत्थर को वापस से बंद कर दिया जाता है। उस कब्र के अंदर उन ताबूतों का अपने आप अपनी जगह से हटना, इस चीज ने लोगों को हैरान कर दिया था। शुरू में सभी को लगा कि थॉमस चेस से बदला लेने के लिए उनके किसी गुलाम ने ही ये हरकत की है, क्योंकि कर्नल थॉमस चेस जो थे वो अपने गुलामों पर अत्याचार करने के लिए पूरे बारबेडोस में बदनाम थे। मगर ये किसी 1-2 इंसान के बस का काम नहीं हो सकता था, क्योंकि उस कब्र के अंदर जो पत्थर रखा हुआ था वो 500 किलो से भी ऊपर का था, जिसे खिसकाना तो दूर उसे हिला पाना भी 1-2 लोगों के बस की बात नहीं थी। इसके बाद थॉमस चेस के गुलाम रह चुके कई लोगों से पूछताछ भी की जाती है, मगर कुछ सामने नहीं आता। इसके बाद 3-4 साल और बीतते हैं और साल 1816 में सितंबर के महीने में उसी परिवार के एक और 11 साल के बच्चे चार्ल्स ब्रूस्टर की भी मौत हो जाती है। मौत के बाद उसके शरीर को भी एक लेड के ताबूत में पैक किया जाता है और फिर उसे भी द चेज वॉल्ट यानी उसी कब्र के पास लाया जाता है। जब चार्ल्स ब्रूस्टर के ताबूत को दफनाने के लिए उस कब्र का पत्थर हटाया जाता है और लोग नीचे जाते हैं तो वो लोग एक बार फिर चौंक जाते हैं, क्योंकि इस बार भी जो ताबूत उस कब्र के अंदर रखे गए थे वो अपनी जगह पर नहीं थे। यहाँ तक कि कर्नल थॉमस चेस का भारी भरकम ताबूत, जिसका कि अकेले का वजन तकरीबन 109 किलो था, जिसे उठाने के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ी थी, वो ताबूत भी अपनी जगह पर नहीं था। वो लोग फिर से उन ताबूतों को उठाकर उन्हें वापस उनकी जगह पर रख देते हैं और फिर चार्ल्स ब्रूस्टर के ताबूत को भी उसी कब्र में दफनाकर उस कब्र के पत्थर को बंद कर दिया जाता है। उस कब्र के अंदर अब ताबूतों की संख्या बढ़ने लगी थी और जगह कम होने की वजह से उन ताबूतों को 2-2 करके यानी एक के ऊपर एक रखा गया था। उस चेज वॉल्ट के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो बातें अब धीरे धीरे वहाँ के लोगों को पता लगने लगी थी और उनके बीच ये बातें फैलने लगी थी कि ये किसी ऊपरी शक्ति का काम है। कई लोग तो ये तक मानने लगे थे कि वो पूरी की पूरी कब्र ही श्रापित है, क्योंकि जब से चेस परिवार ने उस कब्र को खरीदा था तब से एक एक करके कोई न कोई सदस्य उनके परिवार का मरता ही जा रहा था। कई लोग तो ये तक कहने लगे थे कि इन लाशों के ऊपर कोई काला जादू कर रहा है और धीरे धीरे लोगों के बीच उनका ये डर भी बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद बस 2 महीने और गुजरते हैं और नवंबर 1816 में चेस परिवार के ही एक और सदस्य सैमुअल ब्रूस्टर की भी मौत हो जाती है। मौत के बाद फिर से वही सेम प्रोसेस होता है। डेड बॉडी को लेट के कॉफिन में डाला जाता है, उसे उस कब्र के पास लाया जाता है और फिर उस कब्र का पत्थर हटाया जाता है
पर इस बार कुछ नया था। इस बार उस कब्र के पास लोगों की एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ये देखने के लिए कि क्या इस बार भी उन ताबूतों के साथ कोई रहस्यमय घटना घटती है या नहीं। और जब उस कब्र के पत्थर को हटाया जाता है और लोग नीचे जाते हैं तो वो देखते हैं कि इस बार भी वो सभी ताबूत इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कोई ताबूत दीवार से लगकर उल्टा खड़ा है, कोई ताबूत इस कोने में पड़ा है तो कोई उस कोने में। यहाँ तक कि जिस ताबूत के ऊपर एक दूसरा ताबूत रखा गया था, उन ताबूतों ने अपनी जगह तक बदल ली थी। मतलब जो ताबूत किसी ताबूत के ऊपर रखा हुआ था वो नीचे आ गया था, और जो ताबूत नीचे था वो उस ताबूत के ऊपर आ गया था। इसके अलावा वो सभी लट के ताबूत जो कि काफी मजबूत थे, वो सभी ताबूत कई जगहों से डैमेज हो चुके थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने उन ताबूतों को उठा उठाकर पटका हो। उस कब्र के अंदर थॉमसिना गोडार्ड का ताबूत, जो कि इकलौता लकड़ी का ताबूत था, उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो टूटने लगा था। तो वो ताबूत पूरी तरह से ना खुल जाए इसके लिए उसे लोहे की तारों से बांधा जाता है और फिर वापस से उन सभी ताबूतों को उनकी जगह पर, जहाँ पर वो पहले रखे गए थे, वहाँ पर रख दिया जाता है। और फिर सैमुअल ब्रूस्टर के ताबूत को भी नीचे उन्हीं ताबूतों के साथ रख दिया जाता है। मगर इस बार जो लोग उस कब्र के पास मौजूद थे, जो चेस परिवार के खास थे, वो इस बार उस कब्र के पत्थर को यूं ही बंद नहीं होने देते, बल्कि इस बार वो लोग उस कब्र की अच्छे से जांच करवाते हैं और ये देखा जाता है कि कहीं उस कब्र के अंदर आने का कोई खुफिया रास्ता तो नहीं है। यहाँ तक कि उस कब्र के दीवारों को छेनी और हथौड़ी से ठोक ठोक कर भी देखा जाता है, मगर उस कब्र के अंदर आने का उन्हें कोई भी दूसरा रास्ता नहीं मिलता। अब कोई गड़बड़ न मिलने पर उस कब्र के पत्थर को दोबारा से बंद कर दिया जाता है और इस बार उस पत्थर को सीमेंट से सील भी किया जाता है, ताकि अगर कोई भी उस पत्थर को खिसकाए तो उन्हें पता चल सके। अब 2 साल और बीतते हैं और कहते हैं कि इन बीते 2 सालों में जो भी शख्स उस कब्र के पास से गुजरा, उसे उस कब्र के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दी। कई लोगों ने बताया कि जब वो अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरे तो उनका घोड़ा सीधे उस चेज वॉल्ड के पास जाकर रुक जाता था और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगता था। ये बातें अब धीरे धीरे पूरे बारबेडोस के लोगों तक फैल जाती हैं और वहाँ के जो अंग्रेज गवर्नर थे, लॉर्ड कॉम्बरमेयर, उन तक भी ये मामला पहुँचता है और वो भी इस कब्र के बारे में सुनकर शौक हो जाते हैं। सैमुअल ब्रूस्टर की मौत के बाद बस 2 साल और बीतते हैं कि फिर से उस परिवार में थॉमसिना क्लार्क नाम की एक और औरत की मौत हो जाती है। उसके ताबूत को भी दफनाने के लिए उसी कब्र के पास लाया जाता है, पर इस बार उस कब्र के अंदर क्या होता है ये देखने के लिए बारबेडोस के गवर्नर लॉर्ड कॉम्बरमेयर खुद अपनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ वहां पहुंचते हैं, ये पता करने के लिए कि जो कुछ भी उन्होंने उस कब्र के बारे में सुना है वो सब सच है या नहीं। जब उस कब्र का पत्थर हटाया जाता है और लोग नीचे जाते हैं तो वो देखते हैं कि इस बार भी वो सभी ताबूत हर बार की ही तरह इधर उधर बिखरे पड़े हैं। उस कब्र के अंदर थॉमसिना गोडार्ड का ताबूत, जिसे पिछली बार लोहे की तारों से बांधा गया था, वो इकलौता ऐसा ताबूत था जो उस कब्र में अपनी जगह पर मौजूद था। इसके अलावा बाकी सभी ताबूत अपनी अपनी जगह पर नहीं थे। ये देखने के बाद बारबेडोस के गवर्नर कॉम्बरमेयर उनके साथ आए इन्वेस्टिगेटर्स की टीम को नीचे भेजते हैं और उनसे उस कब्र की अच्छे से जांच करने को कहते हैं। इसके बाद उन इन्वेस्टिगेटर्स की टीम उस कब्र की अंदर और बाहर दोनों जगह से अच्छे से जांच करती है, मगर उन्हें भी उस कब्र के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं मिलती। ये देखकर वो गवर्नर शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ताबूत अपने आप अपनी जगह कैसे बदल सकता है। उस गवर्नर को ये अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उस कब्र के अंदर कुछ अजीब हो रहा है और उसे अभी भी ये लग रहा था कि ये सब कोई इंसान ही कर रहा है। तो वो एक प्लान बनाता है। सबसे पहले वो उन ताबूतों को जो उस कब्र में इधर उधर बिखरे पड़े थे उन्हें उठवाकर उनकी सही जगह पर रखवाता है और फिर वो अपने लोगों से कहकर उस कब्र के अंदर की पूरी ज़मीन पर रेत बिछवा देता है, ताकि अगर कोई भी शख्स कहीं से भी उस कब्र में दाखिल हो तो उसके पैरों के निशान उस रेत पर आ जाए। इसके बाद उस कब्र के पत्थर को बंद किया जाता है और फिर दोबारा से उस पत्थर को सीमेंट से सील किया जाता है। इसके बाद उस सीमेंट पर गवर्नर कॉम्बरमेयर खुद अपनी ऑफिशियल मोहर भी लगाते हैं, ताकि अगर कोई भी उस पत्थर को खिसकाए तो उन्हें पता चल सके। अब उस कब्र के बंद होने के बाद वहाँ के सारे लोग उस कब्र के दोबारा खुलने का इंतजार करने लगे। ठीक 9 महीने बाद वहाँ के सारे लोग एक बार फिर उस कब्र के बाहर इकट्ठा होते हैं, मगर इस बार वो लोग वहाँ पर उस कब्र में किसी को दफनाने के लिए नहीं आते, बल्कि लोग गवर्नर के बुलाने पर वहाँ आए थे, ताकि गवर्नर लोगों को ये दिखा सके कि ये किसी इंसान का ही काम है और लोगों के अंदर जो डर बनता जा रहा था उसे भी दूर किया जा सके। अब जिस दिन गवर्नर कॉम्बरमेयर के कहने पर वो कब्र दोबारा से खोली जानी थी
उस दिन इस कब्रिस्तान में हजारों लोगों की भीड़ जमा थी और सभी यही देखने के लिए वहां आए थे कि इस बार उस कब्र में क्या होता है। जब ये सब लोग वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है कि वो मुहर जो गवर्नर ने उस सीमेंट के ऊपर लगाई थी वो सही सलामत है या नहीं, कहीं उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं की गई। तो उस मुहर को चेक किया जाता है और पता चलता है कि वो मुहर बिल्कुल सही सलामत है। इसके बाद उस सीमेंट की सील को तोड़ा जाता है और जब उस 500 किलो के पत्थर को हटाकर गवर्नर की टीम नीचे उस कब्र में जाती है तो उन्हें उस कब्र में बिछाई गई रेत के ऊपर उन्हें किसी के भी कदमों के निशान नहीं मिलते, पर कब्र में मौजूद सभी ताबूत अपनी अपनी जगह से जहां उन्हें पहले रखा गया था वहां पर मौजूद नहीं थे। कोई ताबूत दीवार से लगकर उल्टा खड़ा था, कोई ताबूत किसी कोने में पड़ा था, तो कोई ताबूत किसी दूसरे ताबूत के ऊपर तिरछा पड़ा हुआ था। ये देखने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोगों को ये यकीन हो जाता है कि उस कब्र के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो कोई इंसान नहीं कर रहा है, बल्कि इसके पीछे कोई और ही रहस्यमय ताकत है। इसके बाद गवर्नर कॉम्बरमेयर के कहने पर उस कब्र के अंदर जितने भी ताबूत रखे गए थे उन्हें वापस से उस कब्र से बाहर निकाला जाता है और फिर उन ताबूतों को उसी कब्रिस्तान में किसी दूसरी कब्र में दफन कर दिया जाता है और उस चेज वॉल्ट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। जब उस कब्र को परमानेंटली बंद कर दिया गया और धीरे धीरे समय बीता तो लोगों के बीच एक कहानी सामने आई। उस कहानी के मुताबिक कर्नल थॉमस चेस जो थे वो अपनी बड़ी बेटी डॉर्कस चेस, जिसे उस कब्र में थॉमस चेस से पहले दफनाया गया था, वो उसके ऊपर बहुत ही अत्याचार करते थे और उसे अपने गुलामों की तरह रखते थे। कई कहानियों में ये सामने आया कि कर्नल थॉमस चेस अपनी बेटी डॉर्कस चेस का शारीरिक शोषण भी करते थे, जिसकी वजह से डॉर्कस ने खाना पीना सब छोड़ दिया था और इसी वजह से उसकी मौत हुई थी। और क्योंकि उसकी मौत एक तरह से नेचुरल नहीं थी और एक तरह से उसने खुद को भूखा प्यासा रखकर अपनी जान ली थी, तो जब उसके ताबूत को उस कब्र में दफनाया गया तो डॉर्कस चेस की आत्मा ही वो सब करती थी। इस कहानी को और हवा इस बात से भी मिली कि डॉर्कस चेस के ताबूत को उस कब्र में दफनाने से पहले उस कब्र के अंदर सब कुछ बिल्कुल शांत था, मगर जब जुलाई 1812 में डॉर्कस के ताबूत को उस कब्र में दफनाया गया तब से ही वो कॉफिन्स इधर उधर मूव होना शुरू हो गए थे। इसके अलावा एक कहानी ये भी सामने आई जिसमें यह बताया गया कि वो पूरी कब्र पहले से ही श्रापित थी। असल में उस कब्र को साल 1724 में एक एलियट नाम की फैमिली के लिए बनाया गया था और जब उस परिवार के मुखिया रिचर्ड एलियस की मौत हुई तो उन्हें भी चेस परिवार की ही तरह उसी कब्र में दफनाया गया था। मगर जब जुलाई 1807 में थॉमसिना गोडार्ड को, वही लकड़ी के ताबूत वाली औरत को, उस कब्र में दफनाने के लिए उस वॉल्ट को खोला गया तो रिचर्ड एलियस का ताबूत उस कब्र में मौजूद ही नहीं था। वो ताबूत उस कब्र से गायब हो चुका था। जब गवर्नर ने उस कब्र में मौजूद सभी ताबूतों को बाहर निकलवाकर उन्हें किसी दूसरी कब्र में दफन करवाया, तब से लेकर आज तक 200 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और इस दौरान कई इन्वेस्टिगेटर्स की टीम इस कब्र की जांच भी कर चुके हैं। अब जिस तरह आज के ज़माने में कई लोग भूत प्रेत और जादू टोने पर विश्वास नहीं करते हैं, उसी तरह उस ज़माने में भी कई लोग ऐसे थे जो इन चीज़ों को नहीं मानते थे। तो उस कब्र के अंदर वो चीज़ें कैसे और क्यों हो रही थी, तो इसके पीछे उन्होंने कुछ थ्योरीज दी। पहली थ्योरी जो सामने आई वो ये कि उस कब्र के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो भूकंप के झटकों की वजह से हो रहा था और इसीलिए वो ताबूत अपनी अपनी जगह से हट रहे थे। मगर इस थ्योरी को इसलिए नकार दिया गया क्योंकि अगर ये सब भूकंप के झटकों की वजह से हुआ होता तो उस कब्रिस्तान में मौजूद जितनी भी कब्रें थी उन सभी के साथ ऐसा हुआ होता, मगर उस कब्रिस्तान में मौजूद बाकी की सभी कब्रें बिल्कुल सही सलामत थी और उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके अलावा अगर ये सब भूकंप की वजह से हुआ होता तो वो ताबूत उल्टे पुल्टे ना पड़े होते। अब दूसरी थ्योरी ये सामने आई कि उस कब्र में ताबूतों का इधर उधर होने का कारण और कुछ नहीं बल्कि बारिश का पानी था। अब ये कहानी थोड़ी दमदार थी क्योंकि बारबेडोस में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, मगर इसमें दिक्कत ये थी कि उस कब्र में मौजूद अगर एक ताबूत को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी ताबूत लेड यानी मेटल के बने थे और वो पानी में नहीं तैर सकते थे। चलो एक बार को अगर ये मान भी लिया जाए कि वो ताबूत पानी की वजह से इधर उधर हुए थे तो उनकी हालत ऐसी नहीं होती, ना ही वो उल्टे पुल्टे पड़े होते और ना ही वो ताबूत इतने डैमेज होते, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि पानी भर जाने की वजह से वो ताबूत ऊपर उठते और फिर पानी हटने के बाद वापस नीचे बैठ जाते और इसीलिए इस पानी वाली थ्योरी को भी खारिज कर दिया गया। आज 200 साल बाद भी ये कब्र बारबेडोस के क्राइस्ट चर्च के कब्रिस्तान में मौजूद है
और जिन जिन लोगों को उस कब्र में दफनाया गया था उन सभी के रिकॉर्ड्स आज भी चर्च की बुक में दर्ज हैं। उस कब्र से उन ताबूतों को बाहर निकालने के बाद आज तक ना तो किसी ने उस कब्र को दोबारा खरीदा और ना ही दोबारा से किसी को उस कब्र में दफनाया गया। इस कब्र को देखने के लिए आज भी कई टूरिस्ट बारबाडोस पहुंचते हैं, मगर उस कब्र के अंदर जो कुछ भी हुआ वो पानी की वजह से हुआ, भूकंप के झटकों की वजह से हुआ या सचमुच ये सब डॉर्कस चेज की आत्मा ने किया, ये किसी को नहीं पता। अब एक रिक्वेस्ट जो मैं आप सभी से करना चाहता हूँ वो ये कि ये मेरा न्यू चैनल है जिसपे मैं हॉरर और क्राइम से जुड़ी सच्ची कहानियाँ आपको बताता हूँ। मेरा प्रीवियस चैनल जिसपे कि तकरीबन 35,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, मुझे नहीं पता कि यूट्यूब मेरे उस चैनल को लोगों को क्यों नहीं दिखाता, पर अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी ही और कहानियाँ मैं आगे तुम लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो ये थी कहानी द फेमस चेज वर्ल्ड की। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड लक।